In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. I am प्रोफेसर अमीर, अल्लाह के फजल से ठीक हूँ और उम्मीद है कि आप लोग भी ठीक होंगे। आज मैं आपको ट्रांसलेशन ऑफ सेंटेंसेस पार्ट 1 पढ़ाने जा रहा हूँ। ट्रांसलेशन फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश। उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के लिए हमें किस तरह के अल्फाज की ज़रूरत होगी और किस तरह के टेंसेस हम यूज़ करेंगे, कौन से टेंसेस होंगे जो हम इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से ट्रांसलेशन हम करेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर्स वेरी करते हैं। जो उर्दू में स्ट्रक्चर होता है वो इंग्लिश से मैच नहीं करता। इंग्लिश में स्ट्रक्चर और होता है या उसकी जो तरतीब सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स है वो और होती है। तो किस तरह से हम ट्रांसलेट करेंगे, ये टेंसेस बेस्ड एक्सरसाइज है जो कि ईज़ी होगी। देखें कि किस तरह से उर्दू टू इंग्लिश हम ट्रांसलेट करेंगे। पहला सेंटेंस है कि मैं सुबह सवेरे उठता हूँ। ट्रांसलेशन में ये होता है कि मफ़हूम को देखा जाता है और उसी के मुताबिक आप ट्रांसलेट करेंगे। ट्रांसलेशन वेरीज़ फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, यानी ये वेरी करता है। इसका जो शर्त इसकी ये है कि आपका जो ट्रांसलेटेड सेंटेंस है वो सही होना चाहिए, वो गलत नहीं होना चाहिए। सपोज़ करें कि यहाँ पे ये सेंटेंस है कि मैं सुबह सवेरे उठता हूँ, तो उसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग। इसको हम और अल्फाज से भी लिख सकते हैं। सपोज़ करेंगे कोई गेट अप की जगह पे राइज़ लिखता है तो भी ठीक है। आई राइज़ अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। उसके बाद सेकंड जो सेंटेंस है कि मैं रोज़ाना चहलकदमी के लिए बाग में जाता हूँ, तो हम किस तरह शुरू करेंगे? मैं रोज़ाना, पहले यहाँ पे है मैं रोज़ाना। अगर हम लिखेंगे डेली और कामा देकर लिखें तो भी ठीक है, लेकिन इसको और सोचें कि बेहतर तरीका और क्या होगा कि मैं पहले तो चहलकदमी के लिए जाता हूँ और रोज़ाना हम आखिर में एडवर्ब ऑफ टाइम दे सकते हैं। जैसे आई गो टू द गार्डन फॉर अ वॉक डेली, आई गो टू द गार्डन, गो टू द गार्डन। द इसलिए लगाया है कि ये गार्डन जो होगा वो डेली अगर वहाँ जाता है तो उसके साथ फेमिलियर है, और ये रेफरेंस हो गया कि द गार्डन वेयर ही गोज़ डेली, वो बाग जहाँ वो रोज़ाना जाता है, तो हमने द आर्टिकल यूज़ किया क्योंकि इसको पर्टिकुलराइज करता है कि वो गार्डन जहाँ पे वो रोज़ाना जाता है। आई गो टू द गार्डन फॉर अ वॉक, यानी चहलकदमी के लिए, डेली रोज़ाना। मैं रोज़ाना चहलकदमी के लिए बाग में जाता हूँ। उसके करीब एक चश्मा है, उसके करीब एक चश्मा है। तो हम किस तरह इसको ट्रांसलेट करेंगे? यानी ऐसा सेंटेंस अगर हम कहेंगे जहाँ पे स्टार्टिंग थोड़ा सा अजीब लग रही हो कि हम किस तरह स्टार्ट करें, तो देयर इज़, देयर वॉज, देयर विल बी, तो देयर से हम शुरू करेंगे। या सपोज़ कभी कभार ऐसा सेंस होता है कि ये बड़ा मुश्किल होता है इम्तिहान पास करना, तो हम इट से शुरू करते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू पास इन एग्ज़ामिनेशन। तो इस तरह से हम यहाँ से देयर से शुरू कर सकते हैं कि देयर इज़ अ पॉन्ड नियर इट, देयर इज़ अ पॉन्ड नियर इट। उसके करीब एक चश्मा है। उसके बाद है कि उस चश्मे में एक मगरमच्छ रहता है, तो उस चश्मे में एक मगरमच्छ रहता है। इसका भी तरीका है, या तो हम कहेंगे इन दैट पॉन्ड देयर लिव्स अ क्रोकोडाइल, इन दैट पॉन्ड, ये भी ठीक है। अगर सपोज़ करेंगे हम कहेंगे देयर लिव्स अ क्रोकोडाइल इन दैट पॉन्ड, तो ये भी सही है। देयर लिव्स अ क्रोकोडाइल।
in that pond, in that pond। अगर हम लिखें कि in that pond there lives a crocodile, या एक और ऑप्शन है कि a crocodile lives in that pond, तो ये भी सही है। यानी there lives a crocodile in that pond, या सपोज करेंगे a crocodile lives in that pond, तो भी सही होगा। उसके बाद वाला सेंटेंस है कि अगर मैं चश्मे के करीब जाता हूँ तो डर जाता हूँ। ये कंडीशनल है, इसको हम इफ़ से शुरू करेंगे कि इफ़ आई गो नियर द पॉन्ड, इफ़ आई गो नियर द पॉन्ड, अगर मैं उस चश्मे के करीब जाता हूँ तो क्या होता है। उसके बाद हम कामा देंगे। पहला कंडीशनल क्लास हमने लिखा कि अगर मैं जाता हूँ तो क्या होता है। आई बिकम फेयरफुल, आई बिकम फेयरफुल। अगर यहाँ पे आप लिखें कि आई बिकम अफ्रेड तो भी ठीक है। आई बिकम फेयरफुल, फेयरफुल का मतलब है फुल ऑफ फेयर, यानी डर से भर जाता हूँ। इसका मतलब है मुझे डर लगता है। इफ़ आई गो नियर द पॉन्ड आई बिकम फेयरफुल, तो मैं डर जाता हूँ। आई बिकम अफ्रेड, यू कैन ऑल्सो राइट। उसके बाद वाला सेंटेंस है कि वो कभी कभार अपने ख़तरनाक जबड़े निकाल कर किनारे पे बैठा होता है। तो ऐसा ये थोड़ा बड़ा सेंटेंस है, लेकिन इसको आप कोशिश करें कि ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। किस तरह करेंगे। वो कभी कभार ख़तरनाक जबड़े निकाल कर किनारे पे बैठा होता है। तो हम कभी कभार समटाइम्स लिखेंगे। इट समटाइम्स सिट्स, कहाँ पे बैठता है। एट द बैंक, एट द बैंक। कभी कभार वो किनारे पे बैठा होता है। कैसे बैठा होता है। अपने ख़तरनाक जबड़े निकाल कर बैठा होता है। यानी यहाँ पे बाय भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इट्स समटाइम्स सिट्स एट द बैंक और रेजिंग इट्स डेंजरस जॉज, रेजिंग इट्स डेंजरस जॉज। जॉज का मतलब है जबड़े। वो अपने ख़तरनाक जबड़े निकाल कर बैठा होता है। यानी समटाइम्स, कभी कभार बैठा होता है। यानी इसको हम सिंपल टेंस से बताएंगे। सिट्स, बैठा होता है। ओके, देन 7 नंबर है पॉइंट कि मुझे ऐसे ख़तरनाक जानवरों से बहुत डर लगता है। ऐसे ख़तरनाक जानवर, तो सच हम यूज़ करेंगे, सच एनिमल्स। ओके, तो किस तरह से होगा। यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं कि आई एम फेयरफुल भी कह सकते हैं, आई एम अफ्रेड भी लिख सकते हैं। आई एम अफ्रेड, अफ्रेड अगर यूज़ किया तो हम ऑफ प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे। आई एम अफ्रेड ऑफ सच डेंजरस एनिमल्स, सच ऐसे ख़तरनाक, डेंजरस एनिमल्स। आई एम अफ्रेड ऑफ सच डेंजरस एनिमल्स, मैं ऐसे ख़तरनाक जानवरों से डरता हूँ, बहुत डरता हूँ। आई एम वेरी अफ्रेड, तो बहुत है तो आप वेरी भी यूज़ करें यहाँ पे। आई एम वेरी अफ्रेड ऑफ सच डेंजरस एनिमल्स। नंबर 8 पॉइंट है, ये मगरमच्छ जानवरों के शिकार के लिए घात लगाकर बैठा रहता है। तो यहाँ पे इसी मगरमच्छ की बात हो रही है, तो हम क्या कैसे लिखेंगे। ये मगरमच्छ, दिस क्रोकोडाइल, उसी की बात हो रही है तो हम लिखेंगे दिस क्रोकोडाइल। अभी दिस क्रोकोडाइल और फिर लिखेंगे दिस क्रोकोडाइल क्या करता है, बैठा रहता है।
शिकार के लिए। तो पहले हम बैठा रहता है लिखेंगे, बाद में शिकार वाला पोर्शन जो है वो इसमें ऐड करेंगे। सिट्स हाइडिंग इटसेल्फ, सिट्स हाइडिंग इटसेल्फ। घात लगाकर बैठा होता है, इसका मतलब है छुप कर बैठा होता है, अपने आप को छुपा कर। द क्रोकोडाइल, दिस क्रोकोडाइल सिट्स हाइडिंग इटसेल्फ, खुद को छुपा कर बैठा रहता है। किसके लिए? फॉर हंटिंग एनिमल्स, जानवरों के शिकार के लिए। फॉर हंटिंग एनिमल्स, जानवरों के शिकार के लिए छुपा बैठा होता है, घात लगाकर बैठा होता है। तो यहाँ पे फॉर हंटिंग एनिमल्स, अगर हम लिखेंगे टू हंट एनिमल्स तो भी ठीक है, इन्फिनेटिव से भी लिख सकते हैं, या फॉर अगर लगाएंगे तो आईएनजी वाली फॉर्म यूज़ करनी होगी, फोर्थ फॉर्म, फॉर हंटिंग एनिमल्स या टू हंट एनिमल्स, जानवरों के शिकार के लिए बैठा होता है। उसके बाद 9 पॉइंट है, जैसे ही शिकार उसके ज़्यादा नज़दीक आता है तो वो अचानक उस पर हमला कर देता है। जैसे ही शिकार उसके नज़दीक आता है, तो जैसे ही नज़दीक आता है यानी हम लिखेंगे एज सून एज, ये कंजंक्शन है। एज सून एज शिकार उसके नज़दीक आता है, एज सून एज द प्रे, प्रे का मतलब होता है शिकार। एज सून एज द प्रे कम्स क्लोज़र, कम्स क्लोज़र, क्लोज़र जो है वो कंपैरेटिव डिग्री है, ज़्यादा नज़दीक। जैसे ही ज़्यादा नज़दीक आता है उसके बाद कामा दें, ये एक क्लॉज हो गया। और उसके बाद हम अगला क्लॉज लिखेंगे कि होता क्या है, वो क्या करता है। इट सडनली अटैक्स इट, अचानक से हमला कर देता है। इट सडनली अटैक्स इट, अगर अटैक्स ऑन लिखें तो भी ठीक है, लेकिन इसमें ज़्यादातर प्रेपोजिशन की ज़रूरत नहीं होती। अटैक्स इट, उस पर हमला कर देता है। उसके बाद नंबर 10 है कि ये कुदरत का अजीब निज़ाम है कि बहुत सारे जानवर और जानवरों को खाकर जीते हैं। ये कुदरत का अजीब निज़ाम है। It is a strange system of nature. It is a strange system of nature. ये कुदरत का अजीब निज़ाम है कि दैट बहुत सारे जानवर, अभी बहुत सारे जानवरों के लिए हम मैनी एनिमल्स भी लिख सकते हैं या अ लॉट ऑफ एनिमल्स भी लिख सकते हैं। दैट अ लॉट ऑफ एनिमल्स, a lot of animals क्या करते हैं? a lot of animals live by या survive by लिख सकते हैं, by eating other animals, live by eating other animals, वो और जानवरों को खाकर जीते हैं। अगर हम लिखें कि दे लिव ऑन अदर एनिमल्स तो भी ठीक है। तो यहाँ तक आप मेरे ख्याल से ये समझ चुके होंगे कि किस तरह सेंटेंसेस को ट्रांसलेट किया जाता है। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूज़फुल, like this video, subscribe my channel. Thank you for watching. See you in the other video.